ऑल क्लियर। कर दिया अनम्यूट। आज के इस तरंग सम्मेलन में उपस्थित नाना प्रकार की विधाओं से युक्त शरीर मन बुद्धि से समाज में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे भाइयों बहनों और मित्रों, आधुनिक तंत्र के कारण एक नया मार्ग, जिसको कहते हैं खर्चा मुक्त, कम से कम समय लेने वाला, अधिकाधिक लोगों की पार्टिसिपेशन, भारत में ही नहीं विश्व में कहीं पर भी बैठे हुए की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला यह एक नए प्रकार का प्रयोग पूरे विश्व में जन्मा है। और इसी के आधार पर कोरोना वैश्विक महामारी में से उत्पन्न संकटों के बीच उस महामारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, डील करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के बीच हम उस आधुनिक तंत्र का उपयोग करते हुए इकट्ठे हुए हैं। एक साथ सुनने के लिए, बात करने के लिए आए हैं, पर सब अपने अपने स्थान पर है। इसलिए कह सकते हैं जीरो खर्चा यानी खर्च मुक्त सम्मेलन। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ कि हम पहले कई बार मिले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार दूर से मिल रहे हैं। आप भय मुक्त हैं, भय मुक्त कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं, एक नए विश्वास और एक नई आशाओं के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं। कोरोना महामारी, इसके कुछ विचित्रतापूर्ण सत्य हैं। यह महामारी का वायरस प्रकृति में जन्मा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित जीवाणु कीटाणु है। अगर इस माल पर मोहर लगानी हो तो दुनिया ने इस पर चीनी माल ऐसी मोहर लगाई है और इस पर डिबेट भी चली है। चीन की वुहान नगर की वैज्ञानिक शाला में वैज्ञानिकों, राजनीतिक कूटनीतिज्ञों के द्वारा इस वायरस को बनाया जा रहा था। अमेरिका ने भी बहुत बड़ी फंडिंग की, शायद इस वायरस के द्वारा ब्रह्मांड में और अनेक प्रगतियों को करने का रास्ता सुलभ होगा। परंतु मंशाएं क्या थी, इस पर आज चीन और अमेरिका में बड़े भारी मतभेद और टकराव भी सामने आए हैं। अचानक ये वायरस पनपते पनपते अनियंत्रित हो गया, इसलिए पूरा विकसित नहीं हुआ, इसलिए अधमरा है, आधा जीवित हुआ
और आधा मरा हुआ है, इसलिए विचित्र वायरस है। विश्व में जब इसने विस्तार किया, ये वायरस मैन टू मैन गया, ये इसकी एक विचित्रता थी। भारत की तरफ भी आया, परंतु उससे पहले दुनिया की जो शक्तिशाली, विकसित, शिक्षित, आधुनिक आर्थिक विकास की चकाचौंध से प्रभावित सभ्यताएं थी, उनकी तरफ बढ़ा। ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ईरान है, अरब आदि है, रूस, चीन, जापान, जर्मनी है। तो ये सभ्यताएं इस वायरस की चपेट में आते ही हाहाकार चित्कार करने लगी। ये कुशलतापूर्वक उसका मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए संक्रमण रेट तेज गति से बढ़ा और मृत्यु दर भी, इसकी गति ही कम थी मृत्यु दर की, परंतु बढ़ी वहाँ पर। और ऐसे विदेशी नागरिक जो उस समय में भारत आए गए, उनसे के द्वारा ही इस वायरस का संक्रमण भारत में भी हुआ। भारत सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, जागरूक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक शक्तियां, अन्य समाज, ये इस महामारी की भयावहता को जब दुनिया में देख रहा था, तो भारत में भी ये सब सचेत हुए, जागरूक हुए और इस महामारी के विरुद्ध मोर्चा बनाया। उसमें जो कदम उठाने शुरू किए, तो जनवरी फरवरी क्रॉस होते होते मार्च में ऐसे लगने लगा कि भारत सरकार और समाज, प्रशासन इस महामारी पर नियंत्रण कर पा रहा है। अकस्मात जब सारी संस्थाएं जो भी सरकार दिशा निर्देशन कर रही थी उसका पालन करते हुए आगे बढ़ रही थी और समाज भी बढ़ रहा था, तबलीगी जमात ने अपनी कट्टरता सरकारों के और देश के नियम कानून को ना मानना, अपनी अश्लीलता, अभद्रता, अमानवीयता के साथ सामने आए। सैकड़ों स्थानों पर तबलीग गए, हजारों के रूप में, पर सब कोरोना लेकर गए। इस्लाम और मुसलमान शर्मसार और दागदार हुआ। बहुत अच्छे मुसलमान बड़ी संख्या में आगे बढ़े, जिन्होंने इसकी घोर निंदाएं की। जब तक संभलते तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और नियंत्रण भी लूज हो चुका था। परंतु धीरे धीरे भारत सरकार ने जो और प्रभावी कदम उठाए, विश्व में उनकी सराहना हुई, तो भी कुछ राजनीतिक दल, कुछ जातियों से, मजहब से कट्टरपंथी लोग जो नहीं चाहते कि भारत पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार एक देश, एक झंडा, एक नागरिकता, एक जन के रूप में जिए, वह हमेशा भेदों में बटा रहे, लड़ता रहे, नफरत का शिकार रहे, ऐसी राजनीतिक और गैर राजनीतिक ताकतों ने जो गरीब था, मजदूर था, गांव से नौकरी और रोटी रोजी खोजने के लिए शहरों में आया था, उनको भड़काया
कुछ दंगे भी हुए, अफरा तफरी भी फैली। वो अच्छा कुछ कर नहीं पाए, पर उन्होंने बिगाड़ने का भरसक प्रयास किया, पर वो भी असफल हो गए, कुछ खराबी और बर्बादी करके आज ऐसी स्थिति में भारत पहुंचा है। अब सत्य और सही क्या है जो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इसके अतिरिक्त जागरूक समाज के अध्ययन वेता, प्रकृति मौसम के अध्ययन दल जो कुछ चीज़ें ईश्वरीय शक्तियों के कारण पहचान लेते हैं और जान लेते हैं, ज्योतिष विज्ञान आदि के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, उस सत्य और सही को आज हम सब मिलकर, जो आपके मन मस्तिष्क और शरीर में है, उसी को पढ़ते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने कहूँगा। नया नहीं है, परंतु एक बार चिंतन करने के लिए सबने मिलकर सोचना चाहिए, इसलिए आवश्यक है। दुनिया के जो विकसित सभ्यताओं के, शक्तिशाली सभ्यताओं के, शिक्षित सभ्यताओं के, जीवन मूल्य केंद्रित सभ्यताओं के, अर्थ प्रधानता के साथ सुख समृद्धि वाली सभ्यताओं के जो मापदंड थे, वो बुरी तरह से कराहने लगे, क्योंकि ऐसी सब सभ्यताएं कोरोना महामारी के संकट को झेल नहीं पाई, बल्कि चित्कार कर उठी। इसलिए एक प्रश्न खड़ा हो गया है, और प्रश्न ये है कि विकसित सभ्यताएं और विकसित समाज, शक्तिशाली समाज, सभ्य समाज, शिक्षित समाज, इसका पर्याय क्या है, मॉडल क्या है, इसकी विशेष रूपरेखा क्या है, जो ड्रॉ की गई थी दुनिया की ताकतों के द्वारा, वो तो कोरोना महामारी ने बता दिया कि वह सब फेल हैं, असफल हैं। इसलिए नए सिरे से भारत और विश्व को सोचना ये प्रारंभ हुआ है, और सोचना भी चाहिए। हम भी उसमें उत्प्रेरक बनकर कार्य कर रहे कि विकास और सभ्यताओं के नए मापदंड ढूंढने होंगे। जो अभी हैं वो तो असफल हैं, कमज़ोर हैं, असत्य हैं, उनमें दम नहीं है। दूसरी बात, आखिरकार कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ ये ऐसे वायरस को किस बात के लिए जन्म देना चाहते थे? उनकी मंशाएं विकास थी या विनाश थी? उनकी मंशाएं विश्व, हर देश अपनी स्वतंत्रता और अखंडता के साथ जिए और दूसरे को भी जीने दे, ये थी? या अधिनायकवादी, विस्तारवादी, वर्चस्ववादी मानसिकता थी? स्वयं के देश में सत्ता करना और दुनिया पर भी आपने उस शैतान की सत्ता को स्थापित करना थी। वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह से हो। विश्व वसुदैव कुटुंबकम, ब्रदरहुडनेस के रूप में जिए, या वो भयग्रस्त होकर जिए और किसी की डिक्टेशन में चले, ऐसा हो। मानवीय स्वतंत्रताएं और बंधुत्व का विकास हो, या एक घुटन में से चीज़ों का विकास हो, ऐसे अनेकानेक प्रश्न खड़े हो गए। इस सारे वायरस को जानने के लिए, महामारी को जानने के लिए किट बनी।
कुछ सैप भी बनी, एक यूज एंड थ्रो वाला मास्क भी आया। औषधि कोई बनी नहीं और घोषणा भी हुई कि अभी तक इसका कल्चर और केमिस्ट्री ऑफ वायरस इज अननोन, तो वक्त लगेगा। विश्व के देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या बादशाह ऐसा नहीं निकला जो सारी दुनिया का हालचाल पूछते हुए उनको हिम्मत, हौसला, धैर्य और मार्ग दिखा सके। वो अपने देश के अंदर भी प्रश्न चिन्ह पर आ गया। यह भी एक दृश्य दिखाई दिया। भारत में ये महामारी आई, भारत के वैश्विक रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के भी यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, समाज, सब तरह की ताकतों ने मिलकर कुछ कदम उठाए। उनको जानना समझना आवश्यक है और उसी में से भारत कैसे इस महामारी से जूझ रहा है, पर आने वाले कल में हम सबको इस भारत के रूप में, भारतीय के रूप में, भारतीयता से ओतप्रोतता के रूप में कैसे भूमिका निभानी है, ये भी कुछ बातें अपने सामने साफ सुथरी होंगी। इस महामारी के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच तैयार हो, इसलिए सूचनाएं, सावधानियां, जनता कर्फ्यू 22 मार्च, इसके बाद लॉकडाउन, अब अनलॉक फर्स्ट, हम इसमें पहुंच गए हैं। लॉकडाउन एक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आया। बाहर संक्रमण है, मौत है, घर में स्वास्थ्य है और जिंदगी है। बाहर प्रदूषण है, घर में बाहर पर्यावरण होगा। बाहर गंदगी है जो वायरस के लिए फायदेमंद है, घर रहेंगे तो स्वच्छता आएगी, वायरस मरेगा। फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो मैन टू मैन जो वायरस जाता है, जब उसको एक सीमा से अधिक दूरी मिलेगी तो वो संक्रमण करने में सफल नहीं होगा, रास्ते में भटक कर मर जाएगा, क्योंकि वो अधमरा है, उसमें इतना दम नहीं है। ये भी ध्यान में आया कि प्रकृति में वायरस ज़्यादा देर टिक नहीं सकता अधमरा होने के कारण। और ऐसी सब बातों को लेकर चीजें आई। एक बात हमने अनुभव की होगी, जो सरकार की नौकरी पर है उनको छोड़कर शेष सभी का पगार पर है कि व्यवसाय पर है, उद्योग के रूप में है, किसी रूप में है, उसकी बिक्री बंद हो गई, कमाई रुक गई। परंतु इसी का एक दूसरा सत्य भी है, चित्र भी है, अदर साइड ऑफ द क्वाइन है कि हर आदमी की बचत भी होना शुरू हो गई। आपका माल नहीं बिका, मैंने खरीदा नहीं, मेरी बचत हो गई। आपने भी तीसरे का माल खरीदा नहीं, आपकी भी बचत हो गई। इसलिए जहां कमाने पर संकट आया,
वहाँ बचत का युग भी जन्मा। स्वाभाविक रूप से घर घर में बहुत बड़ी बचत प्रारंभ हो गई। हमारा प्रतिदिन का पेट्रोल व्यय हिसाब लगाइए, इस सुरक्षा कवच लॉकडाउन के होने से पूर्व कितना विकराल था, बड़ा व्यापक था, अब वह लगभग ना बराबर हुआ। हम जो चीजें बाजार में खरीदते थे वो नहीं खरीदी, हमारी बचत हुई, पर जिसने बेचना था उसने भी दूसरों की चीजें नहीं खरीदी, उसकी भी बचत हुई। ऐसे सारे समय के अंदर जो हम विलासतापूर्ण खाते पीते और खरीदते थे वो नहीं खरीदा, तो इसलिए भोग वाली जिंदगी की बजाय एक सहज सरल सादगी वाली जिंदगी जीने का भी युग जन्मा। महामारी की विचित्रता में ये भी आया कि संक्रमित होने वाले कुल लोगों में 82% के लगभग ऐसा प्रमाण है जो खाद्यान्न से मांसाहारी है। इसलिए महामारी ने बताया कि मांसाहार ये प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता है, ये बड़ा कमजोर आदमी बनाता है। इस सत्य को जानने के बाद आपको भी विचार करना है कि आपने जीभ मारकर उसको खाना इस हिंसा में है या नहीं है। वो मारकर खाया, मरवाकर खाया अलग बात है, परंतु ये तो सामने आ ही गया। जो 15-18% शाकाहारी हैं, उनमें कौन है जिनकी फूड हैबिट्स बड़ी विचित्र हैं। तला हुआ खाते हैं, मिर्च मसालों से ओतप्रोत खाते हैं, बेसमय खाते हैं, विपरीतता वाला खाते हैं। 4 फलों का ऐसा जूस पिएंगे जिसमें कोई फल गर्म तासीर का है, कोई ठंडी तासीर का है, कोई कफ बनाता है, कोई कफ को खत्म करता है। आइसक्रीम ठंडी खाएंगे, उसमें गरम गुलाब जामुन रख लेंगे। गरम भोजन करेंगे, चिल्ड ड्रिंक पिएंगे, मसालेदार होगा। यही लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए फूड हैबिट्स मेक द लाइफस्टाइल। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल जो थे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया वो अनहेल्दी हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर है। इसलिए अब हमें फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल के बारे में सोचना होगा। जो चल रहा था वो तो सिद्ध हो गया कि योग्य नहीं था, फिर नया कैसा और कौन सा। इतना ही नहीं है, हमें रोज टेंशन रहती थी इसको मिलना उसको मिलना, आज नहीं मिले इतने इतने दिनों से। कौन से पर्वतों के पहाड़ टूट पड़े कि जो सब कुछ बिगड़ गया। और इस प्रकार से ये देखते देखते ये भी आया कि बाकी सारे देश और भारत में कुछ विशेषताएं अंतर्गत हैं। भारत का 80 से 85% भूगोल और जनसंख्या गांव ग्रामीण है, पहाड़ पर्वतीय है, वनों में जनजातीय है। लगभग जो जनसंख्या का
135 करोड़ में 98-100 करोड़ बनता है, जिसमें गरीबी भी है, थोड़ा बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, अशिक्षा भी है। वो अपने रोजगारों के लिए पलायन भी करता है, इधर से उधर भी जाता है। परंतु एक विचित्रता है, जो समृद्ध समाज थे वो तो हाहाकार करने लगे कोरोना के सामने, परंतु भारत के इस समाज के अंदर कोरोना वायरस 5-10 लाख जनसंख्या पर एक केस भी मुश्किल से है। जब खोज की, अध्ययन करने वालों ने अध्ययन किया तो बड़े ही विचित्र सत्य आए। ये सारा समाज ईश्वर विश्वासी है, ये सारा समाज अल्प संतोषी है। जब वो नगरों ग्रामों में भी हम आपके पास काम करता था तो कोई ऐसा थोड़ी था कि 4-4, 5-5 सब्जियां और अन्य चीज़ों के साथ वो दाल चावल खाता था, रोटी खाता था। तब भी बड़ी मुश्किल से 1-2 के साथ, कई बार तो वो रोटी गुड़ ही खाता था, रोटी प्याज और नमक ही खाता था, पर श्रम में बहुत ताकतवर था। मेरे और आपके घर के व्यवसाय के सब काम श्रम के साथ निभाता था। हमने पगार कुछ भी दी हो, हमने महीने का 10 लाख कमाया कि 2 करोड़ कमाया, उसको तो पगार बड़ी थोड़ी सी दी है, तो भी उसी में वो जीवन चलाता था। इसलिए ईश्वर विश्वासी था, अल्प संतोषी था, बेईमानी करके, मिलावट करके, अनाप शनाप ढंग से कमाने का, करप्ट प्रैक्टिसेस और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस का नहीं था। स्वभाव से परिश्रमी था। इसलिए कोरोना महामारी की हिम्मत नहीं हुई कि जो उस समाज में हमारे बंधुओं में संक्रमण कर पाता। फिर भी संक्रमित हुआ, वो हम जानते हैं और देख भी रहे हैं, हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। भारत ने इस महामारी के विरुद्ध पीपी किट बनाई, सैब बनाया, जिससे इस बीमारी के वायरस को डील किया जा सके। कई तरह की वैक्सीन पर प्रयत्न किए, दवाई भी बनी। आयुर्वेद से और प्रकृति से जो वस्तुएं थी, जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें, कोई अश्वगंधा होगा, कोई ग्लोय होगा, कोई कच्ची हल्दी होगी, कोई कलौंजी होगी, ऐसी अनेक चीज़ें, और योग और व्यायाम भी प्रसिद्ध हुए। लोग सेवन करते थे, उन्होंने किया तो उनको लगा कि कोरोना वायरस से भी जूझा जा सकता है। मास्क यूज एंड थ्रो थी। अब रोज उपयोग करें तो महीने के अंदर मास्क के ही खर्चे इतने हो जाएंगे, रोटी कहाँ से? और गरीब के लिए तो बस की बात नहीं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उस समस्या का समाधान किया। अपने गमछे को, रुमाल को, तौलिए को बना लो मास्क। घर घर के अंदर कपड़े का मास्क बनना शुरू हुआ। बाहर के देशों ने जब इन चीज़ों को बनाया तो उनका भोगवादी व्यापार किया, आपद धर्म मानकर उसको दिया नहीं, सहयोग नहीं किया। पर भारत ने पीपी किट से, सैब से, औषधि से और इस जो मास्क है इससे खूब बने, घर घर में बने चीज़ें, सैनिटाइज़र बने। इनको बहुत बेच कर अनाप शनाप कमाने का धंधा नहीं किया, बल्कि आपद धर्म में क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, ये मानकर
उसको वितरित किया। लोगों ने इन जीवन मूल्यों को भी देखा है। भारत में भी और भोगवाद के, विस्तारवाद के, अधिनायकवाद के जीवन मूल्यों वाले कुछ समाज के लोग हैं जिनमें आपद धर्म में भी, आपातकाल में भी लूटने का स्वभाव है। परंतु मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी वो इस अपराधी, शोषणकर्ता, भोगवादी वृत्ति से दूर है। इसलिए जीवन मूल्य कौन सा होना चाहिए विश्व का, मानव का, देशों का, ये भी प्रश्न आ गया कि घर के संस्कार, सरकार के संस्कार, समाज के संस्कार, पूजा स्थलों के संस्कार, बरादरियों के संस्कार कौन से होने चाहिए। मैं, मेरा परिवार पैकेज नहीं, इसने तो तबाही मचाई है। मैं, मेरा समाज, मेरा देश, फिर विश्व। इसलिए ये भाव आना चाहिए। और इस प्रकार से ये भी एक दिखाई दिया, हम सब विचार करें, हम सब अपने नित्य के जीवन में पेट्रोल व्यय आधा कर सकते हैं। जो विलासतापूर्ण मौज मस्ती के नाम पर खाते पीते हैं, गरीब को देने में कंजूसी करते हैं और स्वयं के खाने के अंदर खूब व्यय करते हैं, बर्बाद भी करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें तो चीजें भी सस्ती होंगी, शोषण से मुक्त समाज भी होगा। हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर हमने अब 70 दिन में सहज सरल सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया, खाना खाया, घर के अंदर बीमारियां घटी बढ़ी नहीं, घर घर के अंदर दवाइयों के खर्चे घटे बढ़े नहीं, स्वास्थ्य अच्छे हुए, पर्यावरण अच्छा हुआ, स्वच्छता अच्छी हुई, घरों के अंदर मेल मिलाप अच्छे बने। जिन घरों में तनाव रहते थे पहले से, पति पत्नी में, बच्चों में और माता पेरेंट्स में, वो इकट्ठे हुए तो बढ़े। जो समझदार थे उनको ध्यान में आया कि ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है, अपने घर के तनाव मुक्त कर लो, सहज सरल प्यार वाले और भाईचारे वाले एटमॉस्फेयर को बनाओ। तो लोगों ने सुधार लिए। पर जिनको ये समझ ही नहीं आई, शिक्षित थे या अशिक्षित थे, धनवान थे कि गरीब थे, जो क्रूरताओं में ही रहे, उनके यहाँ जरूर माहौल बिगड़ा। वो पहले से ही क्योंकि बिगड़े हुए थे। परंतु अधिकतर लोगों ने अपने परिवारों के माहौल को बेहतर किया है। आप सब भी अपने अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो ध्यान में आएगा। यह समझ पर निर्भर करता था, परिस्थिति और लॉकडाउन से इसका कोई लेना देना नहीं था। और इस प्रकार से रिलेशनशिप ऑफ फैमिली भी स्ट्रेंथन हुए। मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ईद मिलन तरंग समारोह, जो एकमात्र एक ही कार्यक्रम भारत में ईद मिलन का हुआ और दुनिया में, बाकी कहीं जगह कोई भी नहीं कर सका। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी इतनी आगे 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 कनेक्शंस किए, लगभग 2 लाख लोग भारत और दुनिया के देशों से उसमें जुड़े। मैंने कहा था कि एक चुनौती और स्वीकार करो, हर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता का परिवार तलाक वाला नहीं, प्यार मोहब्बत वाला चाहिए, तनाव वाला नहीं, शांति से रहने वाला बने। इसलिए इस मॉडल को पेश करिए। बी ए हैप्पी मॉडल, बी ए पीसफुल फैमिली मॉडल फॉर योर मोहल्ला, फॉर योर कॉलोनी। ये मैंने अपील की उनसे। बहुत लोगों के हुए भी है और कुछ ने बिगाड़े भी है। इसी के साथ साथ
कार्यक्रमों की झड़ी आई, उन कार्यक्रमों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को जानिए। जनता कर्फ्यू में आया कि ताली थाली घंटी शंखनाद करो और बजाओ। आप सब जानते हैं विज्ञान बोलता है, ध्वनि तरंगों को वायरस कभी फेस नहीं कर सकता, और इसलिए जो विषैले कीटाणु होते हैं वो होलसेल मरते हैं। और इसलिए ध्वनि तरंगों का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, देश में वायरस की क्रूरता घट गई। दीप जलाओ, क्योंकि अग्नि की और प्रकाश की तरंगे वायरस सह नहीं सकता। वायरस अंधेरे में और गंदगी में पनपता है। आप घर के कमरे को भी देखेंगे, जो साफ सुथरा खुला है, प्रकाश युक्त है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं। उसी प्रकाश युक्त कमरे का जो घुटन भरा अंधेरे में और गंदा सा कोना है, वहाँ आपको नए नए वायरस भी मिल जाएंगे, बहुत घर बड़े मकान में भी मिल जाएंगे। इसलिए वायरस यह अग्नि, ध्वनि, प्रकाश तरंगों से मरता है। इसलिए दुनिया ने इसको फॉलो भी किया, लोगों ने इसकी वैज्ञानिक चर्चाएं भी की, कई लोगों ने इसका मजाक भी करना चाहा। मजाक उन्होंने किया जो शिक्षित होने पर भी अशिक्षित थे, जो समझदार होने पर भी ना समझ थे, जो अपने आप को बड़ा अच्छा आधुनिक मानते थे परंतु अवैज्ञानिक रहने के आदी थे। और इसलिए जनता ने, सब ने पार्टिसिपेट करके इसको किया, और इस महामारी के नियंत्रण में आनंद भी आया, खुशियां भी आई, हौसला और हिम्मत भी आई। कहते हैं रोता जाएगा तो मरो की खबर लाएगा। पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, शहंशाह बादशाह नहीं है, जो दुनिया में सब देशों का हाल पूछ रहा और उनको हिम्मत हौसला दे रहा, क्योंकि सबको अपने देश में ही विकराल संकट है, हाहाकार मचा है। भारत ही है और उसके प्रधानमंत्री है जो दुनिया में सबका हाल पूछकर हौसला दे रहे हैं। संकट के समय में हौसला, हिम्मत, धैर्य, यह भी एक औषधि होती है, एक रक्षा कवच होता है। भारत के अंदर भी कोई नेता नहीं है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आलोचनाएं सहकर भी सबको हिम्मत और हौसला दे रहे हैं, क्योंकि यह भी उपचार के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आप घर घर में इसका अनुभव कर सकते हैं और करते हैं। इसी के साथ साथ एक बात और भी देखेंगे कि अपराध घटे, चोरियां घटी, दुर्घटनाएं घटी, रोड एक्सीडेंट घटे। अब आगे हम संकल्प तो कर सकते हैं कि अब गंदगी नहीं करेंगे और गंदा करने नहीं देंगे। हम ये संकल्प करें, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण फैलाने भी नहीं देंगे। हम ये तो संकल्प करें कि जो गरीब है, मजदूर है, उसको प्रॉपर पगार देंगे। हम ये तो संकल्प कर सकते हैं कि देश में अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि अच्छी शिक्षा महंगी ही होगी। एक विद्यालय में तो वो 50 रुपये महीने की फीस में वही किताब पढ़ाई जाएगी, दूसरे में 5,000 महीने में पढ़ाई जाएगी। क्यों? किस लिए? इसलिए अच्छी शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सस्ता स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा और शीघ्र न्याय सस्ता न्याय होना चाहिए, अच्छी औषधियां सस्ती औषधियां मिलनी चाहिए, ना कि महंगी महंगी शोषण शोषण।
और इस प्रकार से विचार करेंगे तो एक परिवर्तन का युग प्रारंभ हो चुका है और होगा। हम देखेंगे भारत एक ऐसा अजीब सा है कि यहां से छात्रों ने, जो मजदूर थे, गरीब थे, बेरोजगारी थे, रोज की दिहाड़ी पर थे, इन्होंने सोचा कि बेहतर होगा अपने गांव चले जाएं। कोशिश तो हुई कि रोका जाए और वहां भोजन हो, परंतु वो नहीं हुई व्यवस्थाएं, कम ज़्यादा हुई होंगी। दिल्ली, मुंबई वगैरह में तो बहुत कठिन हुआ, परंतु वो पहुंच गए और वहां पर अपनी जिंदगी को फिर भी किसी न किसी रूप में संवारे और संभाले हुए। क्या हम ये संकल्प करेंगे कि ऐसे मजदूर, ऐसे घरों में, दफ्तरों में, व्यापार में, उद्योग में काम करने वाला जो मजदूर है उसको ठीक पगार देंगे, शोषण नहीं करेंगे उसका पगार में। मैंने तो कॉन्वेंट स्कूलों को आप सबके माध्यम से ये अपील करता हूं कि अगर 2-3 महीने की उन्होंने फीस नहीं भी ली या आधी फीस ले ली और आगे के 1-2 महीने की आधी फीस कर दी, लोअर मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिलेगी और उनको बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के घर में गरीबी नाचने वाली नहीं है जो स्कूल ऐसा निर्णय करेंगे, परंतु उनको दुआएं इतनी मिलेंगी, अन्यथा तो श्राप ही मिलेंगे। लोग ना चाहते हुए भी घुटन महसूस करके खुशियां महसूस नहीं करेंगे। आप में से अगर कोई चलाते हैं तो उन्होंने आगे बढ़कर आना चाहिए। जिनके चलाने वाले कोई दोस्त मित्र हैं उनको कहना चाहिए, नहीं तो अपने अपने इलाकों में इसकी अपील भी करनी चाहिए, अप्रोच भी करना चाहिए। और इसलिए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत में जनसंख्या का घनत्व भी दुनिया में सबसे विकराल है। चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है पर जमीन हमसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए घनत्व कम है। हमारे पास दुनिया की जमीन 3.5% है, दुनिया की जनसंख्या का 16.5% भारत का है। इसलिए घनत्व इतना विराट है कि अगर ये महामारी गई तो पता नहीं क्या क्या होगा अगर ये सब कदम ना उठाए गए होते। इस कोरोना महामारी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की गई। पहली बार विश्व के इतिहास में किसी महामारी से लड़ने के लिए भी सैनिक योद्धा खड़े किए जाते हैं, ये पहली बार हुआ। स्वास्थ्य योद्धा, चिकित्सक, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल, स्वच्छता योद्धा, सरकारी गैर सरकारी, सुरक्षा योद्धा, पुलिस, अर्धसैनिक बल और समाज सेवी योद्धाओं की एक बहुत बड़ी फौज बनी। आप सब जितने सुन रहे हैं वो समाज सेवी योद्धा हैं। भूख से किसी की मौत नहीं होने देंगे। इतनी गरीबी भुखमरी के बीच में भी, अफरा तफरी में, भारत में कुल मिलाकर 4-5 मुश्किल से मौत होंगी जो भूख से हुई। लोगों ने अन्न दिया, किट्स बनी, बटी। लोगों ने और भोजन दिया, भोजन के पैकेट्स बने, बटे। कितने करोड़ पैकेट्स बटे होंगे कुछ मालूम नहीं, अरबों में होंगे। लाखों से करोड़ों के अंदर घर घर में मास्क बने, बटे। किसी ने बेचकर, भोग करके उसका अनाप शनाप कमाया नहीं। सब तरह से मदद की, लोग आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी धन आया। जैसे राणा प्रताप के लिए भामाशाह आए थे, ऐसे ही इस कोरोना महामारी के विरुद्ध
भारतीय नेतृत्व के साथ जनता सामने आई और एक बहुत बड़ी समाज सेवी योद्धाओं की शक्ति खड़ी हुई। ऐसे सब योद्धाओं ने रिस्क ले लेकर भी इस महामारी के विरुद्ध अपने कर्तव्य को निभाने का एक अद्वितीय संकल्प साकार किया। इतने नए नए विचित्र विचित्र प्रयोग किए लोगों ने समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज को भड़क कर बेकारी की तरफ होकर हिंसा में ना बदल जाए एटमॉस्फेयर। जबकि कुछ शक्तियां भारत के माहौल को हिंसक बनाने में, भड़काने में ही मजा ले रही थी। हम सब मिलकर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसकी प्रार्थना करते। ऐसे ही समय में आत्मसमर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, संस्कार युक्त सभ्य भारत, यह सजीव हो उठा। और इसलिए अब नए तरह के व्यापार, नए तरह के उद्योग आएंगे। लघु उद्योग, माध्यमिक उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, श्रम केंद्रित उद्योग। सरकारों ने उसके ब्लूप्रिंट भी दिए हैं, पर नारा क्या लगा है? अपना बनाएंगे, अपने का उपयोग करेंगे, अपने का ही गुण गाएंगे और अपने को ही बेचेंगे और खरीदेंगे और दुनिया में भी बेचेंगे। हमने विदेशी माल के बहिष्कार का नारा नहीं दिया, परंतु स्वाभाविक आज चीन के प्रति तो इतनी चिढ़ पैदा हो गई है समाज में। जो लोग गलती से उसके माल बेचने का प्रयत्न करेंगे, जनता उनको माफ नहीं करेगी। और चीन को आर्थिक रूप में ही भारत और दुनिया के देश सबक सिखाने में लगे। संकल्प करो, आप सब भी किसी बहुराष्ट्रीय और विदेशी कपड़ा पहनकर नहीं कहेंगे मैंने वो कपड़ा पहना है। आप कहेंगे कि मेरे गांव में जो वो खड्डी पर बनता था मैंने वो पहना, कितना मजा है। अपना बना हुआ खाने में, पहनने में, उपयोग करने में गर्व महसूस होगा, ना कि बाहर का विदेशी माल उपयोग करने में गर्व महसूस होगा, बल्कि शर्म आएगी। ऐसा संकल्प लेकर इस कार्यक्रम में से जाना। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाएंगे। और आत्मनिर्भरता को जो रोके, खराब करे, अड़चन डाले, वो कोई काम नहीं करेंगे। आज ये वायदा करके जाना है, संकल्प लेकर जाना है। अब इसलिए विश्व के अंदर संकट खड़ा है। इस आर्थिक मंदी के दौर में भारत ने तो 20 लाख करोड़ का, मैं कहूंगा जितना भी तंत्र है उसके अंदर क्या आना चाहिए सरकारी तंत्र में भाव, कि कभी यहां सरकारें थी 100 भेजती थी, 85 खाया जाता था, 15 लगता था। अब युग आ गया है, 100 भेजा जाएगा, 100 ही जाएगा और 100 ही लगेगा। इसलिए इस युग को जन्म देना है। पूरे सरकारी सिस्टम के अंदर हर एक ने ये सोचना है मैं इसको ही सशक्त करूंगा, ना कि इसमें छेक करूंगा। ये अपराध, पाप, अधर्म, अराष्ट्रीय कर्तव्य मैं नहीं करूंगा। हमने 370-35 से हटाकर देश का एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक जन बनाया। 493 वर्ष पूर्व से लाखों बलिदानों से जो संकट खड़ा था राम जन्म स्थान का, वह बिना दुर्घटना के शांतिपूर्ण सॉल्व हुआ। 8 करोड़ 40 लाख मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से, अत्याचार से पीड़ित थी, वो उससे, अधर्म से, उस पाप से मुक्त हुई।
आज उस गरीब मजदूर का सहारा बनना, हीन नहीं मानना। हमारे दिमाग के अंदर जो किसी जाति के नाम पर किसी को अछूत मानने का वायरस है, वो अधर्म, पाप और अपराध नहीं करेंगे। छुआछूत रूपी वायरस से मुक्त भारत, समरस भारत बनाएंगे। इसलिए अपने दिल दिमाग में संकल्प लेकर जाना, जन्मना, जातीयता ये पाप, अपराध, अधर्म है, अवैज्ञानिकता है, असंवैधानिकता है। इसको खत्म करें। धर्मों के अंदर सम्मान होगा, धर्मांधता की कट्टरता और हिंसा नहीं, धर्मांतरण नहीं, बल्कि धर्मों के सम्मान वाला भारत, वसुदैव कुटुंबकम, विश्व को बनाने वाला भारत। जेंडर भेद नहीं होगा। बेटी आएगी तो जन्मदिन खुशियों से, धूमधाम से मिठाई बांटकर, रोशनी करके मनाया जाएगा। भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज के रूप में खरीदा बेचा जाना, उसको दोयम मानने वाले वायरस से मुक्त होंगे। 21वीं सदी भारत के नेतृत्व की है दुनिया के लिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोरोना महामारी में से ये आया है। पाकिस्तान सीमाओं पर छेड़छाड़ करता है, चीन भी छेड़छाड़ करता है, नेपाल भी छेड़छाड़ करता है। सक्षम और समर्थ भारत आतंक के विरुद्ध बलिदान देंगे, सीमाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे, माँ और मातृभूमि का सौदा समझौता नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे, संघर्ष बलिदान करेंगे। कैलाश मानसरोवर क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन घर के अंदर बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित 5 सेकंड का ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। हे बलिदानी वीरों, हे देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करने वाले सैनिकों, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। सैल्यूट टू द मार्टियर्स एंड वॉरियर्स। ना करना कृतघ्नता होगी। रोज करेंगे, इट विल बी आवर फैशन। और ये मूवमेंट चलेगी, हमारे द्वारा लाखों करोड़ों घर ऐसे बनाए जाएंगे। हम 1 सेकंड, 3 सेकंड के लिए एक वाक्य बोलेंगे, प्रभु मृत्यु देना, खुदा वाहेगुरु गॉड मृत्यु देना अखंड भारत। हम ये सपना लेंगे, ये संकल्प में बदलेगा, कभी साकार भी होगा। पाकिस्तान ने नियति बना ली है टूटने की, 4-5 हिस्सों में बिखर जाएगा। चीन विस्तारवाद से हिमालय के अंदर गड़बड़े करता है, नेपाल का दुरुपयोग कर रहा है। भारत सरकार अपने ढंग से, अपनी कूटनीति से जवाब दे रही है। हम जन जागरण के द्वारा, जन संकल्प के द्वारा समाज को तैयार करेंगे। आप एक बात देखिए कि इन दिनों में नहीं कमाया जिन लोगों ने, किसी का घर मकान नहीं बिका, किसी का साइकिल स्कूटर नहीं बिका, किसी के अंदर गरीबी का घर में तांडव नहीं हुआ। हम में से बहुत बड़ी संख्या तो ऐसी है जो 20-50 को रोज खिला सकती है, अभी भी इतना सामर्थ्य रखती है, भामाशाह जैसे। और इस प्रकार से भारत अपनी एक भूमिका निभा रहा है और नई भूमिका के लिए तैयार भी हो रहा है। तो मुझे ये लगता है आत्मसमर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व को रास्ता और रोशनी देता हुआ भारत, स्वयं को बनाएंगे, विश्व को बचाएंगे ऐसा भारत, कट्टरता और नफरतों से और छुआछूत से मुक्त भारत। ये अंगड़ाई ले रहा है, इसका बीजारोपण हो गया है, खाद पानी मिल गया, ये आगे आ रहा है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आपने जो अपेक्षाएं रखी थी विषय के रूप में, मैंने बहुत सारी बातें कही।
कहते हैं कि भारत तो शिक्षा के दान का देश था, ट्यूशनों का देश नहीं था। ट्यूशने यह पश्चिम की सभ्यता है, शिक्षा का दान यह भारत के संस्कृति है। इसलिए आधुनिकता के नाम पर जो गला सड़ा और गलत आ गया है उसको निकाल कर भी फेंकना है। और इसलिए ऐसे छोटे छोटे संकल्पों के साथ रोज जिएंगे, रोज स्मरण करेंगे, रोज स्वभाव में डालेंगे और बनाएंगे। इस प्रकार का एक प्रयत्न हम सब करें और इसलिए उस भारत को अपने होते होते बनता देखेंगे और बनाएंगे। जो कुछ आज तक देखा और सोचा है वो परिवर्तनशील है, अब बड़ी तेज गति से बदल रहा है और बदलेगा। हम भी स्वयं को तैयार करें उस परिवर्तन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आह्वान करता हूं, स्वयं को तैयार करें। और मैंने जो 10-15 तरह के संकल्प और विषय रखे, 50 तरह के, उनको चुने। जिए और जीने दो नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने वाले भारत को बनाएंगे। इसलिए विश्व गुरु भारत बनने की शुभारंभ हो चुका है। कोरोना को हराएंगे, भारत को बनाएंगे, विश्व को बचाएंगे। ऐसे अनेक विषयों पर आज सब जगह पर संवाद, चर्चाएं चाहिए, तैयारी चाहिए। और इसकी एक बाढ़ सी आनी चाहिए इस तैयारी करने की। सरकार सरकार से करेगी, प्रशासन प्रशासन से करेगा, संगठन संगठनों से करेंगे, समाज समाज से करेगा, पर हरेक अपने अपने कर्तव्य को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ मिलकर, अकेले साथ लेकर करता हुआ नजर आएगा। इसी विश्वास के साथ आप सब भाई बहनों और मित्रों को, आप सब प्रसन्न रहें, सावधान सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कहते हैं कि प्रसन्न रहना और प्रसन्नता देना यह मानवता है, तनाव में रहना और तनाव देना यह राक्षसपना है। बी हैप्पी गिव्स हैप्पीनेस टू ऑल। बी ऑलवेज इन ए हेल्पिंग मूड। ऐसा बनकर आप सब ऐसा सोचते हैं शरीर मन बुद्धि से, ऐसा करते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा आप सबका अध्ययन करते हुए जो मेरी बातें सामने आई, मैंने उनमें से कुछ कही हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर एक नए भारत को और एक नए विश्व को जन्म देने के लिए अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अपने कर्म करने में कोई कमजोरी नहीं रखेंगे। हम शोषण के नहीं, पोषक के प्रतीक बनेंगे। ऐसे समाज की रचना और स्वभाव की तैयारी करवाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत 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 बधाई हो। आयोजकों का धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं।